my dear student, I am Vibha Sharma, your science mentor. Welcome to our channel Science Magnified, जहां हम साइंस की हर बात को बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए एक बेस्ट लर्निंग पार्टनर बन सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए ये जो चैप्टर है ये हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसमें हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किन किन चीज़ों में हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है और कैसे इन केमिकल रिएक्शंस को लिखा जा सकता है। सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करनी है। दोस्ती के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो सबसे पहले उसको जानते हैं, समझते हैं। यहाँ अगर हमारी एक बार केमिकल रिएक्शन से दोस्ती हो गई तो हमारी आने वाली केमिस्ट्री, क्लास 10th की बात नहीं कर रही, क्लास 11th की केमिस्ट्री ले लो, क्लास 12th की केमिस्ट्री ले लो, सब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बनाएगा हमारी केमिस्ट्री का बेस। और किसी भी चीज़ का बेस अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ चेंजेस। देखिए आप अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हुए देखते हैं, जैसे कि खाने का बनना या दूध से दही का बनना, या फिर किसी फ्रूट को आप बाहर रख देते हैं तो उस फ्रूट का सड़ जाना, बर्फ का पिघल जाना, लोहे पे जंग लग जाना, ये बहुत सारे चेंजेस आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारे चेंजेस एक जैसे चेंजेस होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये सारे चेंजेस एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, जिनकी वजह से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसी बेसिस पर हम चेंजेस के क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक 1 के अंदर। सेकंड हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और क्या केमिकल रिएक्शंस की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे जिनकी हेल्प से हम इजीली केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि गैस इवोल्यूशन। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। टेम्परेचर का चेंज होना, कई रिएक्शंस में क्या है, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आसानी से पहचान सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल इक्वेशन। देखिए हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को इजी तरीके से एक साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस को लिखने का पैटर्न। 5th हमारा पॉइंट रहेगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इन्हीं केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग से पहले हम ये भी जानेंगे कि हम क्यों किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्यों ये जरूरी होता है बैलेंस करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम कई सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, डीकम्पोज होना यानी किसी चीज़ का टूटना। टूट करके अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। फिर हमारी थर्ड रिएक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जिसके अंदर आप देखेंगे कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो ताकतवर हो और अपने से कमजोर सब्सटेंस को क्या कर रहा हो, उसकी जगह से हटा रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन अगर देखने को मिले तो हम उसको कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो देखने को मिलेगा ही कि कमजोर जो ताकतवर है वो कमजोर को हटाएगा ही, लेकिन उसके साथ जो कमजोर वाला सब्सटेंस है वो भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी क्या करेगा, उस ताकतवर की जगह पे जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। फिफ्थ हमारी रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हमें सब्सटेंसेस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिलता है और रिडक्शन में हमें ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिलता है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखिए, कोरोजन आप समझ सकते हैं कि कई बार आप आयरन की चीज़ों को बाहर रख देते हैं तो आप पाएंगे कि उनके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको कहा जाता है रस्ट। तो ये जो रस्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसी को कहते हैं कोरोजन, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी मेटल की चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं। तो इस कोरोजन से हम किस तरह से बच सकते हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। देखिए, आप कई बार खाने को बाहर रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद उस खाने में क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। तो ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को अपने फर्स्ट पॉइंट से, टाइप्स ऑफ चेंजेस। देखिए स्टूडेंट, अगर चेंजेस की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में हम चेंजेस को पढ़ते हैं दो टाइप से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये सिर्फ दिखावे का चेंज होता है, यानी इसमें सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, सब्सटेंस की आइडेंटिटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक पेपर है और इस पेपर को मैंने क्या कर दिया, फाड़ दिया। अब चेंज तो आया है, पहले पेपर की साइज बड़ी थी, अब पेपर क्या हो गया है, छोटा हो गया है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप इसको अब क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे मैम पेपर ही बोलेंगे। यानी चेंज आने से पहले भी ये पेपर ही था और चेंज आने के बाद भी हम इसको क्या कह रहे हैं, पेपर ही कह रहे हैं। इसका मतलब सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ चेंज किस में देखने को मिला है, इसकी साइज में देखने को मिला है, यानी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई है। तो ऐसे टाइप का चेंज जिसमें सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता हो, सब्सटेंस की आइडेंटिटी किसी भी टाइप से चेंज नहीं होती, ऐसे टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एक और अगर एग्जांपल हम देखें तो मेल्टिंग आइस। मैं आपको कुछ आइस क्यूब्स दूं और कहूं कि बाहर रख के आ जाओ इनको, तो आप बाहर रख देंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर में। तो चेंज तो आया है, पहले आइस क्यूब्स थी, अब क्या हो गई है, वाटर हो गई है। लेकिन पहले आइस क्यूब के फॉर्म में भी वो वाटर ही थी और अभी भी क्या है, वाटर ही है, सिर्फ स्टेट में चेंज आया, पहले सॉलिड थी, अब क्या हो गई है, लिक्विड हो गई है। यानी आइडेंटिटी किसी भी टाइप से चेंज नहीं हुई है। तो ऐसे टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती ही होती है सब्सटेंस की, साथ में सब्सटेंस की कंप्लीट आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है, यानी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इसी पेपर को अगर मैं जला दूं तो क्या बन जाएगा, इससे ऐश बन जाएगी, यानी एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। अब वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है उसको हम पेपर नहीं कहेंगे, यानी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ किस टाइप का चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। एक और अगर एग्जांपल देखूं मैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। कर्ड सब खाते हैं, किससे बनता है, मिल्क से बनता है। तो मिल्क को देखेंगे और कर्ड को देखेंगे, आप लोगों को दोनों अलग सब्सटेंसेस नजर आएंगे, यानी मिल्क का टेस्ट भी अलग होता है, उसका टेक्सचर भी अलग होता है, और कर्ड का टेस्ट आपको अलग मिलेगा, उसका टेक्सचर अलग मिलेगा, यानी मिल्क से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे टाइप का चेंज क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा।
और ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल नहीं होता है। रिवर्सिबल नहीं होता है का मतलब क्या है कि हमने मिल्क से कर्ड बनाया, अब इस कर्ड को हम वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो फिजिकल चेंज था वो रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने आइस को क्या किया, मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट किया, अब हम उसी वाटर को अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो वापस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं हम, लेकिन हम केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप के चेंजेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए दो टाइप के चेंज हमने पढ़े, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल चेंज में ऐसा क्या हो रहा था कि कंप्लीट सब्सटेंस ही नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका आंसर है कि केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बन रहा था वो बन रहा था केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। केमिकल रिएक्शंस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बन रहा है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, एक नया सब्सटेंस है। इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और इनके पार्टिसिपेशन से जो नया सब्सटेंस बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना ही क्या है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में, जिनको मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोगों के लिए, GCTPN। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं GCTPN। जी का मतलब होता है गैस इवोल्यूशन। आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें किसी ना किसी टाइप की गैस का इवोल्यूशन हो रहा होता है। नेक्स्ट है सी का मतलब कलर चेंज। आपको कलर चेंज भी देखने को मिल सकता है, यानी रिएक्टेंट का कलर कुछ और था और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बने उनका कलर कुछ और मिल सकता है। नेक्स्ट आ सकता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है और टेम्परेचर क्या है, कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट हम किसको कहते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाना जो कि वाटर में क्या हो, इंसोल्यूबल हो। अगर ऐसा सब्सटेंस बनता हुआ दिखता है तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। नेक्स्ट है न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। आप जहाँ भी केमिकल रिएक्शंस देखें तो आप समझ जाएं कि वहाँ किसी ना किसी टाइप का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको देख करके हम इजीली बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। वर्ड इक्वेशन देखिए, अभी हम लोगों ने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते टाइम एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, को हमने कंप्लीट एक सेंटेंस में लिखा था। ये तो चलो छोटी रिएक्शन थी, हमने आराम से लिख दी, लेकिन आगे बहुत बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड्स के नाम आएंगे, अगर उनको हम इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस के साथ लिखने लगे तो हमारा पेज पूरा एक रिएक्शन में ही फिल हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक टफ काम हो जाएगा उसको लिखना। तो हमें चाहिए इन रिएक्शंस को हम किस तरीके से सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन का, जिसमें हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस ना लिखने के बजाय हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था तो हमने इनके वर्ड्स का यूज़ कर लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ हमने लिख दिया ऑक्सीजन, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा था, वाटर। अगर इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन। लेकिन अब हमें इसको और भी इजी बनाना था, तो और इजी हम कैसे बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस का यूज करके। केमिकल इक्वेशंस में हम सिंबल्स या फिर केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए। यही एग्जांपल हमने वापस ले लिया, इसमें हाइड्रोजन का हमने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया H2
और यहाँ ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला होता है O2 और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना H2O जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन और ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का। अब आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इन्हीं इक्वेशन को हम बैलेंस करना सीखेंगे, लेकिन बैलेंसिंग से पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू वी नीड बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हमें क्यों जरूरत है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की, हम ऐसे लिख रहे हैं ऐसे क्यों नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर है कि आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय, यानी मास को ना बनाया जा सकता है ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे एक रिएक्शन है A प्लस B, प्रोडक्ट बन रहा है AB। अब देखिए यहाँ अगर रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने उसका मास भी क्या होना चाहिए, 10 ग्राम ही होना चाहिए, ना तो 10 से कम और ना 10 से ज्यादा। तभी रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस कहलाएगी। तो इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं हम किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि हमने पढ़ा कि एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ एटम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी कोई रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, ऐसी रिएक्शन जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, उनकी नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखते हैं हम किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पे, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सबसे पहला हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इस तरह की एक टेबल बना लेनी है। इस कॉलम में आपको लिखना है एलिमेंट और इस कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम इन LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, ठीक है। इस कॉलम में आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम इन RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, यानी एरो के राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ऐसी टेबल बनाने के बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। उधर भी कार्बन और ऑक्सीजन ही है ना। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, ठीक है। तो LHS की साइड अगर हम कार्बन का नंबर ऑफ एटम देखें तो आपको इधर कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कार्बन की नंबर क्या हो गई, 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इसकी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम इधर कितना है, 2। तो आपको यहाँ लिख देना है 2। इतना कर लेंगे। अब चलिए इस कॉलम के अंदर, यहाँ आपको कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 1, लिख दिया। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 1। अब कंपैरिजन करो, यहाँ कार्बन की LHS की साइड भी 1 नंबर ऑफ एटम है और यहाँ भी क्या है, 1 है, यानी कार्बन क्या है इस रिएक्शन में पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो LHS में 2 है और RHS में कितना है, 1। यहाँ दिक्कत आ गई, ऑक्सीजन की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। और अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्केलेटल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों के अनबैलेंस्ड की जगह स्केलेटल वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्केलेटल जो रिएक्शन है वो भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है ना। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस रिएक्शन कब होगी, जब दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ कार्बन में हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें चेंज करना है ऑक्सीजन में।
तो हम किसी भी नंबर को मिटा नहीं सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम इस 2 को इरेज करके 1 नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 2 करेंगे। और एक और चीज आपको बैलेंसिंग में याद रखनी है कि आप इस 2 नंबर को ना तो इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, ना आप इस 2 को यहाँ लगा सकते हैं। बैलेंसिंग के टाइम आपको अगर किसी की भी नंबर इंक्रीज करनी है तो आप लिखेंगे उस नंबर को इनके सामने, ठीक है। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन इधर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? देखिए ध्यान से, नहीं, एक और प्रॉब्लम हो गई। हमने यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कार्बन के नंबर को बढ़ा दिया, यानी अब यहाँ कार्बन भी कितना हो गया है, 2 हो गया है, और इधर कार्बन कितना है, 1 है। तो इधर भी हमें कार्बन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लगा देते हैं यहाँ 2। तो कार्बन इधर भी कितना हो गया, 2, और इधर भी कितना हो गया, 2। अब देखिए कार्बन को अगर हम चेक करेंगे तो इधर LHS में कार्बन कितना है, 2, और RHS में कार्बन कितना है, 2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन LHS में कितना है, 2, और RHS में कितना है, 2। अब जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे जिनको हम बैलेंस करना सीखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं बैलेंसिंग के। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ 2 रिएक्शन लिखी है, उनको हम बैलेंस करेंगे। तो बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहली रिएक्शन को बैलेंस किया था, लेकिन पहली रिएक्शन हमारे लिए थोड़ी छोटी थी, इस बार थोड़ी बड़ी रिएक्शन आ गई है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। उस साइड भी आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। LHS की साइड जो एलिमेंट्स है उनके पास कितनी नंबर ऑफ एटम्स है। तो आयरन जो है वो हमें इधर कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो हमने लिख दिया यहाँ 1, ठीक है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे, 2। तो हमने लिख दिया 2। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ ऑक्सीजन आपको सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब आते हैं RHS की साइड में। तो RHS की साइड में आयरन कितना दिखाई दे रहा है, नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 3। तो यहाँ हम आयरन की नंबर लिख देंगे 3, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं इधर पे, 2, ठीक है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने लिखे हुए हैं, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, आयरन इधर 1 है, उधर 3 है, यानी आयरन की वजह से ही इक्वेशन क्या हो गई है, अनबैलेंस्ड हो गई है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इधर 2 है, उधर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन हमारा इक्वेशन के अंदर क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इधर 1 है और इधर कितना है, 4। ऑक्सीजन भी इधर क्या है, अनबैलेंस है। तो हमें पता चल गया ये रिएक्शन एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, ऐसी कोई बड़ी रिएक्शन आ जाती है तो हम सबसे पहले उस कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिले। यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आपको कहाँ देखने को मिल रहा होगा, इस यहाँ Fe3O4 के पास। तो सबसे पहला हम जो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे वो Fe3O4 से करेंगे। इसमें भी ऑक्सीजन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन उधर कितना है, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। इसका मतलब ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, उधर 4 हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन कितना है, इधर 3, और इधर आयरन कितना है, 1। तो इधर भी हम क्या करेंगे, आयरन को 3 करेंगे। तो LHS में भी आयरन 3 हो गया और RHS की साइड भी आयरन कितना हो गया, 3 हो गया।
अब बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, यानी हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम इधर कितनी है, 8। और अगर हम RHS की साइड की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इधर 8 है, तो हमें उधर भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। अब कंपैरिजन करिए, LHS की साइड आयरन 3 है, RHS की साइड भी 3 है। LHS की साइड हाइड्रोजन 8 है, RHS की साइड भी हाइड्रोजन 8 है। LHS की साइड ऑक्सीजन 4 है, तो RHS की साइड भी क्या है, 4 है। अब नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कॉपर, फिर है ऑक्सीजन, फिर आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन, और फिर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन। एलिमेंट्स लिख लिए हम लोगों ने। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, LHS की साइड कितने हैं। तो कॉपर आपको इधर कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, तो हम यहाँ ऑक्सीजन भी कितना लिख देंगे, 1। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इधर कितना दिखाई दे रहा है, 1, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है नीचे, तो हम इसको क्या कर सपोज करेंगे, 1। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। LHS की साइड लिखे गए नंबर ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS की साइड अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर का नंबर ऑफ एटम कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उधर 1 था, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी क्या है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम लिख देंगे यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 1। बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इधर कितना लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के नीचे 2, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम इधर नाइट्रोजन का कितना है, 2। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो उधर 3 था, इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2। अब देखिए कंपेयर करिए, कॉपर उधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी कॉपर क्या है, बैलेंस है। उधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो LHS में नाइट्रोजन 1 है, लेकिन RHS में नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई है, अनबैलेंस हो गई है। हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की नंबर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बात करें हाइड्रोजन की, तो इधर 3 है और इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की वजह से भी रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। तो सबसे पहले इनको बैलेंस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना। तो देखिए नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर कितना है, 2। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। उधर 2 है तो हमने इधर भी नाइट्रोजन को क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, कितना हो गया हाइड्रोजन, 6। और इधर बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हम इधर भी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 6। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, नहीं हुई है, गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है कि हम जब यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन की नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी अब ऑक्सीजन इधर कितना हो गया है, 3, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1। तो हमें उधर भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर 3, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। क्या अब बैलेंस हो गई है रिएक्शन? अभी भी हमने ऑक्सीजन को बढ़ाने के चक्कर में फिर क्या कर दिया, कॉपर की नंबर को इंक्रीज कर दिया। तो कॉपर इधर 3 हो गया है और उधर कितना है, 1। तो हम इधर भी कॉपर को क्या करेंगे, 3 करेंगे। यानी कॉपर की नंबर कितनी हो गई है, दोनों साइड में 3। अब कंपेयर करो कि दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं कि नहीं है। कॉपर जो है वो LHS में 3 है, RHS में भी क्या है, 3 है, यानी कॉपर क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन LHS में 3 है, RHS में भी कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो LHS में 2 है और RHS में कितना है, 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो LHS में 6 है और RHS में भी क्या है, 6 है। यानी अब नंबर ऑफ एटम क्या है, दोनों साइड में इक्वल है। इसका मतलब अब हमारी ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है।
आई होप आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना आया होगा। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और कोई भी प्रॉब्लम आती है रिएक्शन बैलेंस करने में तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आए उसकी अपडेट आप लोगों के पास टाइम से पहुंच सके।